सबसे पहले हम जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का मुआहदा हो गया। ये एक दिफाई मुआहदा है। इसमें तैयब अर्दगान ने भी एक स्टेटमेंट दिया। लेकिन क्या इस मुआहदे से पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे? ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अमन व अमान के बड़े संजीदा मसाइल हैं और पाकिस्तान एक सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार भी है। आसिम मुनीर साहब की जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सबसे अहम जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तानियों और पाकिस्तान की हिफाजत है, जिसमें वो नाकाम रहे हैं। जो बलूचिस्तान की सूरत है वो आपके सामने है। इतनी कत्लो गारतगिरी पाकिस्तान में 15 साल में नहीं हुई जितनी कत्लो गारतगिरी गुज़िश्ता 2 सालों में हुई है पाकिस्तान में। दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाक़यात हुए और पाकिस्तान बदकिस्मती से दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की जो एक लंबी फहरिस्त है उसमें पहले नंबर पर आके खड़ा हो गया। ये टॉप के ऊपर पाकिस्तान खड़ा हुआ है। एक आधा मुल्क और है, उसे कोई जानता भी नहीं है। तो पाकिस्तानियों की हिफाजत में वो किरदार वो अदा नहीं कर पाए जो उन्हें करना था। हाँ, भारत के साथ एक लड़ाई में पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय तैयारे गिराए थे, लेकिन 1 इंच भी ज़मीन पाकिस्तानी फ़ौज ने वहाँ पे फतह नहीं की। फिर भारत ने हमारा पानी रोका हुआ है। अच्छा, मैं ज़मीन फ़तह नहीं की, ये मैंने जुमला क्यों बोला? आपको लगेगा शायद मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ। देखिए, कश्मीर को फ़तह करने का या उसे आज़ाद करने का पाकिस्तान की फ़ौज ने बेड़ा उठाया था और हमें हमेशा ये बताया जाता था कि एक दिन पाकिस्तानी फ़ौज कश्मीर को फ़तह कर लेगी और ये होना चाहिए। अगर आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल बनने के बाद भी ये नहीं करते तो फिर ये कब होगा? ये होना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है। अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं हो सका कि भारत से पाकिस्तान का पानी छुड़वाया जा सके। देखिए, दूसरी जो जिम्मेदारी है वो आसिम मुनीर साहब की बड़ी जिम्मेदारी वो ये है कि वो अपने हलफ की पासदारी करें, जो उन्होंने नहीं की। उन्होंने सियासत के अंदर बदतरीन मुदाखलत की और लगातार की है और अब तक वो कर रहे हैं। तीसरा, इंसानी हकूक़ की उन्होंने बहुत बुरी तरह धज्जियाँ उड़ाई हैं, जो रिकॉर्ड के ऊपर रहेगा। बहुत दफ़ा इंसानों को कत्ल किया गया, ख़वातीन को सड़कों पे घसीटा गया, लोगों को मारा गया, उनको घरों से उठाया गया, जबरी तौर पे इंसानों को लापता किया गया। तो जो धज्जियाँ इंसानी हकूक़ की उड़ाई गई आसिम मुनीर साहब के दौर में उनकी ईमा पे, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो पाकिस्तान को इसका फ़ायदा कैसे होगा सऊदी अरब से और तुर्की से मुआहदा करने पे? देखिए, ये मैं इसको फिर कहूँगा कि ये पॉजिटिव है एक चीज़। मुसलमान ममालिक जितना आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे उतना बेहतर है। जितने ज़्यादा हमारे ताल्लुकात होंगे उतना बेहतर है। जितना ज़्यादा हम दिफाई नुक्ता नज़र से या ख़ारजी मामलात के नुक्ता नज़र से एक दूसरे के साथ खड़े होंगे वो उतना बेहतर है। उम्मत मुस्लिमा करीब आएगी तो ये मुसलमान ममालिक के लिए बेहतर होगा। बहुत सारे मुसलमान मुल्क हैं, 50 के करीब। अगर ये सारे इकट्ठे हो जाएँ तो एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं, बहुत बड़ी माशी ताकत बन सकते हैं। मुसलमानों के पास आबादी भी बहुत बड़ी है, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है, टेक्नोलॉजी में वो काम कर सकते हैं, उनके पास कुदरती वसाइल बहुत ज़्यादा हैं जिन ममालिक में ये लोग रहते हैं। फिर खुराक पैदा करते हैं बहुत सारे मुसलमान ममालिक और बड़े पैमाने पर करते हैं। तो ये बहुत बहुत हद तक खुद कफील हो सकते हैं। बहरहाल, ये पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या इससे हो जाएगा? एक बात आपको क्लियर करनी चाहिए कि ये जो मुआहदा है ये अमरीकी मफादात के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता, क्योंकि तुर्की के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ। हमारे फील्ड मार्शल की या जो है उसको वो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के माई फेवरेट फील्ड मार्शल, तो ये भी अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखे हुए हैं। शहबाज शरीफ तो ना 3 में है ना 13 में है। और सऊदी अरब जो है वहाँ पे अमरीकी अड्डे हैं बाकायदा। उन्होंने अपनी ज़मीन के ऊपर अमेरिका को अड्डे दे रखे हैं और बहुत पैसा खर्च करते हैं। तो असल मसला ये नहीं है कि अमरीकी मफादात के ख़िलाफ़ ये इत्तेहाद लड़ेगा। यानी अगर आपको किसी को ये लगता है कि भारत के साथ लड़ाई हो जाएगी और सऊदी अरब और तुर्की मिलकर भारत को मारेंगे पाकिस्तान के साथ, तो ये आपकी खाम ख्याली है। और अगर आपको ये लगता है कि यूनान के साथ तुर्की लड़ेगा और सऊदी अरब और पाकिस्तानी फ़ौजी वहाँ पे जाएंगे और जाकर लड़ेंगे, तो ये भी आपको मेरे ख्याल में गलत फहमी है। सऊदी अरब के पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारा फ्यूल है और वो बहुत अमीर मुल्क है। वो अमेरिका को बहुत पैसा देता है अपने दिफा के नुक्ता नज़र से। अमरीकी हथियार जगह जगह सऊदी अरब में इंस्टॉल हुए हैं और उनके लोग अमेरिकन से ट्रेनिंग भी लेते रहे हैं। तो अमेरिकन वहाँ पे अपने अड्डे लेकर मौजूद हैं। वो सऊदी सरजमीन की हिफाजत के लिए अपने बेहतरीन हथियार इस्तेमाल करते हैं, जिनके बदले में वो बहुत पैसा भी लेते हैं। तो ये मामला मुझे ऐसा लगता है कि ईरान और यमन की तरफ जाएगा। सऊदी अरब को यमन से ख़तरा रहता है हौसियों की जानिब से, फिर ईरान के साथ भी उनके हालात बिगड़ते रहते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि इसराइल से लड़ पड़े ये इत्तेहाद? तो ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसमें अमेरिका पड़ जाएगा। अगर ये इत्तेहाद अमरीकी मफादात के ख़िलाफ़ होता तो अब तक डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिका का स्टेटमेंट आ चुका होता। और अगर ये खिलाफ हुआ तो याद रखिएगा आने वाले दिनों में ये स्टेटमेंट आ भी जाएगा। इसके अलावा मैं आपको याद दिलाऊं कि एक 40 से ज़ायद मुसलमान ममालिक की एक फ़ोर्स बनाई गई थी
जिसमें पाकिस्तान भी था और सऊदी अरब की क़यादत में वो बनाई गई थी। उस फोर्स का जो सरबराह रखा गया था, जिसकी कमांड में थी वो फोर्स, वो जनरल राहील शरीफ जो पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ हैं, वो उसकी क़यादत कर रहे थे। वो फोर्स कहाँ गई, उसने क्या कारनामा किया, अभी तक कुछ पता नहीं चला। अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट इस मुआहदे को कैसे देखती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी मिलिट्री बेसिस पहले ही मैंने आपको बताया कि वो सऊदी अरब में है। वो बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं इस खित्ते से, सऊदी अरब से और दीगर अरब ममालिक से। अब अगर इसी तरह के मुआहदे बाकी अरब ममालिक भी कर लेते हैं तो अमेरिका का जो बहुत बड़ा एक यहाँ पे माली फ़ायदा है उसको चोट लग सकती है। जैसे कि तुर्की के सदर जो रजब तैयब एर्दोगान है, उन्होंने बड़ी बैलेंस्ड स्टेटमेंट दी है इस मुआहदे के बाद। यानी उन्होंने कहा कि आज हमने सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की पुरखलूस दावत पर मक्का मुकरमा का दौरा किया था। अपने दौरे के दौरान मैंने अपने अजीज़ भाइयों सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। हमने तीनों ममालिक की हैसियत से मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं और साथ उन्होंने कहा कि इज्तमाही दिफाई सलाहियत पर मबनी ये मुआहदा हमारे सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को आगे बढ़ाने, दिफाई सनत में मुश्तरका मनसूबे तैयार करने और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुआवन साबित होगा। ये मुआहदा जो अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के आर्टिकल 51 में बयान करदा दिफा के हक़ की भी तौसीक करता है। वो ये कहते हैं कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा के ऑर्बिट के अंदर रहते हुए ये मुआहदा किया है। किसी मुल्क को निशाना नहीं बनाता, हम किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं हैं और हमारे खित्ते के अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम का इरादा रखने वाले तमाम बरादर ममालिक इसमें शमूलियत कर सकते हैं। ये उन सब के लिए खुला है। यानी तुर्की ने बड़ा इसको ओपन कर दिया कि इसमें अगर यूएई आना चाहे, इसके अंदर कतर आना चाहे, बहरीन आना चाहे और दीगर ममालिक अगर इसके अंदर कुवैत आना चाहे, उर्दन इसके अंदर शामिल होना चाहे या ईरान भी इसके अंदर शामिल होना चाहे, सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं जैसे अज़रबैजान है, बाकी मुल्क हैं, वो भी इसके अंदर शामिल होना चाहें तो वो भी शामिल हो सकते हैं। ये जनाब तैयब एर्दोगान का स्टेटमेंट है। फिर उन्होंने कहा कि तुर्की जो है वो खित्ते के मुश्तरका मलकियत के विजन के ऐन मुताबिक बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम की बुनियाद पर तमाम तनाज़ात और बहरानों को बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए हल करने के अपने उसूली मौक़िफ़ के ऊपर मजबूती से कायम है। मैं दुआ गो हूँ कि हमारी ये मशावरत, हमारा ये दौरा और ये दस्तखत शुदा मुआहदा हमारे पूरे खित्ते के लिए खैर व बरकत का बायस बने। ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा है अब्बास अरागची, उन्होंने एक बड़ा मानी खेज़ किस्म का ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ईरान की ताकतवर मुसल्लह अफवाज ने दुनिया की सबसे महंगी फ़ौज के सामने अपनी तैयारियां, सलाहियत और क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया है। जब मुसलमान एक साथ खड़े होते हैं तो हम बदख्वाह बैरूनी अनासर की जानिब से पेश आने वाले हर चैलेंज का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने कहा इसको खुशाइन करार दिया। उन्होंने कहा इकट्ठे खड़े होते हैं आप तो फिर आप बैरूनी ताकत का बड़े आराम से मुकाबला कर सकते हैं, जैसा कि ईरान ने करके दिखाया।